अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के ऊपर होगा। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, सबसे पहले जो असेसमेंट जो हमने की थी लास्ट लेक्चर में, उसका पहला पार्ट किया था। ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो अभी रहता है अनसॉल्व्ड है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में सॉल्व नहीं है, इसलिए उसको पहले मैं सॉल्व करवाऊँगा, अच्छे से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालें जी जल्दी से। तो सबसे पहले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मैंने बता दिया था, एटॉमिक मास होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है जी, और इसका मास नंबर होता है 24। तो अगर आपने निकालने हैं जी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम जी 24 एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो पीछे आंसर आ जाता है 12। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नीशियम एक कैटाइन है, +2 इसके ऊपर चार्ज है, तो उसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, पीछे कितने बचे 10, और एटॉमिक मास तो उसका हाई 24 में से जब हम 10 निकालेंगे तो पीछे बचेंगे 14 न्यूट्रॉन्स। कितने स्टूडेंट्स? 14, नोट कर लें। ठीक हो गया, न्यूट्रॉन्स भी पता चल गए। प्रोटॉन इसमें कितने आ गए हैं जी, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन अभी प्रोटॉन कम हो चुके हैं क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, +2 चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि अब इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वो 10 है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का अब 10 है, वैसे 12 है क्योंकि 2 लूज़ कर दिए हैं। तो चार्ज इसके ऊपर क्या आ रहा है जी, +2 आ रहा है। तो प्रीवियस जो हमने लेक्चर था, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप कैसे के टाइम में निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को मैग्नीट्यूड से माइनस कर दे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, उसको जब हम 2 से उसके ऊपर जो चार्ज है उससे माइनस करते हैं तो पीछे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल भी नोट कर लें अच्छे से। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, हेलोजन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, ग्रुप 17। फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी है वो एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। क्यों गेन करेगी? एटॉमिक नंबर 17 है, पहले शेल में 2 हैं, के में, एल में आ जाते हैं 8 और वैलेंस में इसके आ जाते हैं 7, यानी 3p5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रही है। अब इसको चाहिए ऑक्टेट के लिए एक ये गेन कर रही है, 9 बना रही है। तो अब इसका जो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल लें। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसका एटॉमिक मास जानना ज़रूरी है। आप पीरियोडिक टेबल देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो एग्जैक्टली 35.5 है। तो 35.5 में से जब हम 17 को माइनस करते हैं तो वैसे हमारे पास 18 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अब 17 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एटॉमिक नंबर 17 नहीं, अब 18 हो चुका है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया, ये एक 9 है। तो 35 को हम 18 से माइनस करेंगे, जब 18 से माइनस करेंगे तो 17 पीछे आ जाएंगे न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एनाइन का चार्ज निकालने के लिए ऊपर पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका एटॉमिक नंबर को मैग्नीट्यूड से प्लस करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो क्लोरीन का वैसे था 17, ठीक है जी। उसको चार्ज से हम मैग्नीट्यूड जो ऊपर आ रहा है एनाइन का वो प्लस करते हैं, तो क्लोरीन का 17 है, एक और ऊपर से आ गया, तो अब इसका क्या हो गया, 18, ठीक है। बेसिकली हर एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो क्लोरीन जो है वो जब एक गेन कर लेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबेल गैस जो आर्गोन है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। बाय लूजिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग वो अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करते हैं। एल्यूमिनियम को देख लो, एल्यूमिनियम का पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है, जिसने नहीं देखा हो पिछले लेक्चर देख लें, और सल्फ़र का भी बता चुका हूँ। मेन लेक्चर की जाने मैं जाता हूँ। एटॉमिक और आयनिक रेडियस स्टूडेंट, सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ अ 2 बॉन्डेड एटम, 2 एटम जो हैं उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस जो है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। और आयनिक रेडियस बेसिकली क्या होता है कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक है, वो चाहे कैटाइन चाहे एनाइन बना रहा है, तो उसका रेडियस को हम फिर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम एवरेज का नाम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको पता है कि एटम के गिर्द होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, इसलिए हम नाम एवरेज यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंसेप्चुअल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा और इन चीज़ों को नोट कीजिएगा। बच्चों, पीरियोडिक ट्रेंड्स पीरियड्स में और ग्रुप्स में हम स्टडी करते हैं। हॉरिजॉन्टल जो हमारी रोज़ आती है लाइंस, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल्स को कॉलम कहते हैं। जब पीरियड की हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो होता है वो कम होता है। क्यों? सुनो, जब लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, यानी एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन का जो शेल हैं,
वो शेल नहीं बढ़ रहा, यानी सिर्फ अंदर न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ रहा है, साइड पर जो शेल्स हैं वो नहीं बढ़ रहे। यानी एटम का साइज़ नहीं बढ़ रहा, इनसाइड द एटम जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन नंबर सेंटर में बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जब न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होगा उसकी पावर बढ़ेगी। जैसे छोटा मैग्नेट की छोटी पावर बढ़ेगी बड़ी, तो उसकी रेंज में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेंटर वाला न्यूक्लियस को फ़ौरन पुल करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी तरीके से स्टूडेंट्स उनका लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो शेल्स बहुत कम हैं। जब शेल्स बहुत मतलब बढ़ते ही नहीं हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं बढ़ रहे, शेल्स नहीं बढ़ रहे, तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं होता। तो हम ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं कांस्टेंट का, शील्डिंग इफेक्ट मेन कांस्टेंट। इसी तरीके से ट्रांजिशन मेटल की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन मेटल आपको नज़र आ रही है स्कैंडियम से, ये जो नीचे फैमिली आ रही है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहे हैं नीचे डी ब्लॉक में, तो इनका जो इनर शेल आ रहा है डी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बेसिकली साइज़ उधर जाकर इंक्रीज़ हो जाता है। तो डी ब्लॉक ऑर्बिटल जो आता है बेसिकली डी ऑर्बिटल यानी कि डी सब शेल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ना SPDF। तो डी में 10 होते हैं, और डी के जो ऑर्बिटल्स के नाम है वो कौन कौन से हैं? DX², DY² और DZ²। फिर ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। हाई एनर्जी वाले मैं पहले बता देता हूँ, टोटल इसके 5 ऑर्बिटल हैं वैसे डी के, और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। जो हाई वाले हैं वो DX² माइनस DY² एक, और DZ² ये दोनों हाई हो गए, और DX, DY, DZ ये लो वाले हो गए, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी ऑर्बिटल का जो इनर शेल आ रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेसिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब उधर जाकर ये एटॉमिक रेडियस फिर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वहाँ पर फिर रेडियस ऑब्वियसली बढ़ेगा। अच्छे से स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? आप टॉप टू बॉटम मैं समझा रहा हूँ, सुन लें। जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, number of shells increases, number of electron increases, so distance between nucleus and valence electron increases, so as a result atomic radius increases. Clear students? शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट जिनको नहीं है उनको भी मैं बता दूं कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो फासला है वो जितना बढ़ रहा है उतनी शील्ड कम हो रही है, उतना न्यूक्लियस स्क्रीनिंग इफेक्ट है। बेसिकली स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान बहुत सारे अंदर शेल्स हैं, उन शेल्स में क्या इलेक्ट्रॉन है, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अट्रैक्शन जो है वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज़ कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। उसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जी इफेक्ट भी इसको कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया हो। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क। अस्सलाम वालेकुम।